खदशात दुरुस्त निकले। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। जंगी ऑपरेशन का नाम जोशीला बब्बर शेर रखा गया है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने आज अला सुबह 200 से ज़ायद जदीद तरीन लड़ाका तैयारों के जरिए ईरान के अस्करी और जौहरी अहदाफ को चुन चुन कर निशाना बनाया। आयतुल्लाह अली खामनाई के मशीर अली शमखानी शदीद जख्मी होने के बाद जांबर ना हो सके। 2 नामवर न्यूक्लियर साइंसदान फरीदुन अब्बासी दावानी और मोहम्मद मेहदी तेहरानची भी हमलों की जद में आकर शहीद हो चुके हैं। ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सजाद शफीक भट्ट। नाज़रीन, वही हुआ जिसका खदशा कुछ रोज से जाहिर किया जा रहा था। इसराइल ने बिल आखिर ईरान के खिलाफ बाकायदा जंग का आगाज कर दिया है। इसराइल की जानिब से हालिया जंगी ऑपरेशन का नाम राइजिंग लॉयन यानी जोशीला बब्बर शेर रखा गया है। इसराइल ने ईरान पर आज यानी 13 जून सन 2025 को तकरीबन सुबह 3 बजे ईरानी वक्त के मुताबिक एक गैर मामूली और वसी पैमाने पर हवाई हमला किया है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली एयरफोर्स के 200 से ज़ायद जदीद लड़ाका तैयारों ने ईरान के अस्करी और जौहरी अहदाफ को इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में निशाना बनाया है। इसराइली फ़िज़ाई बेड़े में शामिल F-161, F-151 अमरीकी साख्ता स्टेल्थ तैयारे और F-35 ख़ुसूसी तौर पे F-35 जिसका बहुत दुनिया में नाम लिया जाता है, इस वक्त जदीद तरीन तैयारा है। और फिर इन पर लदे हुए लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी के ज़रिए तेहरान, इस्फहान, हमदान और किरमान के करीब वाक़या एयर डिफेंस मराकज़, मिसाइल फैसिलिटीज़, नातान्स अफजूदगी मरकज़ जहाँ यूरेनियम अफजूदा की जाती है, एटॉमिक रिएक्टर्स हैं, दीगर जौहरी तनसीबात, आला फ़ौजी कमांडर्स की रिहाइश गाहों और कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ समेत 100 के करीब अहदाफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है ईरान के अंदर, इस बात में कोई शुबा नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, औरतें और बच्चे भी इसराइली हमलों की जद में आए हैं क्योंकि कसीरुल मंजिला इमारतों को निशाना बनाया गया है। और ये वो वक्त है, आज जुमा का दिन है, आप अंदाज़ा करें आज जुमा का दिन है। मुसलमानों के लिए बहुत अहम दिन होता है और जुमे के दिन सुबह जिस वक्त लोग सुबह की नमाज के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं और तहज्जुद पढ़ने के बाद अगली तैयारियां कर रहे होते हैं इबादत की, उस वक्त ईरान के ऊपर शब खून मारा गया है इसराइल की जानिब से। हमले में ईरान को शदीद जानी, अस्करी, माली और स्ट्रेटेजिक नुकसानात की मुसद्दका इतलात मौसूल हो रही है। पासदारान इनकलाब इस्लामी के सरबराह जनरल हुसैन सलामी शहीद हो चुके हैं। पासदारान इनकलाब इस्लामी के बारे में नाज़रीन आपको पता होना चाहिए कि पासदारान इनकलाब इस्लामी ईरान की बुनियादी जंगजू फोर्स है जो आयतुल्लाह के ज़ेरे कमान काम करती है। ये दरअसल उस इस्लामी इनकलाब की दिफा करने वाली फ़ोर्स है जो कि 1979 में यानी 1979 में इमाम खोमेनी की क़यादत में जो इनकलाब बर्पा हुआ था, तो ये मरकज़ी किरदार अदा करती है जंग में ईरान के मफादात के दिफा का। तो पासदारान इनकलाब इस्लामी के सरबराह हुसैन सलामी को शहीद कर दिया गया है। इसी तरह ईरानी रेगुलर आर्मी जो रेगुलर फ़ौज है वो भी ईरान के पास है, उसके चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाकरी को भी शहीद कर दिया गया है। इसी तरह ईरान के जो फ़िज़ाई दिफा के चीफ हैं जनरल ग़ुलाम अली रशीद, वो भी इजराइली हमले में शहीद हो गए हैं। आयतुल्लाह अली खामनाई के आला तरीन मशीर और जंगी उमूर पर उनको कौंसल फराहम करने वाले अली शमखानी भी शदीद ज़ख्मी हुए थे और वो भी जांबर नहीं हो सके, वो भी वफ़ात पा गए हैं, शहीद हो गए हैं। इसी तरह मुतादिद ईरानी न्यूक्लियर साइंसदानों की शहादत की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। 2 नामवर न्यूक्लियर साइंसदान फरीदुन अब्बासी दावानी और मोहम्मद मेहदी तेहरानची भी हमलों का निशाना बने हैं। साइंसदान अब्दुल मजीद मनोचेहर भी एक इसराइली हमले में शहीद हो गए हैं। अच्छा नाज़रीन, तेहरान के शुमाली रिहायशी इलाकों में 50 से ज़ायद शहरियों को मारा जा चुका है इसराइली हमलों में और ज़ख्मियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जो तस्वीर हमें मौसूल हो रही हैं जंग के मैदान से वो दिखाए जाने के काबिल नहीं है, इसलिए कि उसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस है, तशद्दुद है,
तो इसमें एहतियात करनी ज़रूरी है कि इससे फिर बहुत ज़्यादा खौफ फैलता है। दिफाई तनसीबात बशमूल नातांज यूरेनियम अफजूदगी मरकज़, मिज़ाइल्स की फैक्ट्रियाँ, रेडार स्टेशंस और मिज़ाइल्स के दिफाई निज़ाम को, जो कि S-300 है, उसको भी नुकसान पहुँचने की इत्तलात हैं। असल में जो नातांज का जो यूरेनियम अफजूदगी का मरकज़ निशाना बनाया गया है, ये ख़ास तौर पे इजराइल का टारगेट था। एक लंबे अरसे से इजराइल का तकाजा ये है कि ईरान अपने जौहरी जो प्लान्स हैं, जो मंसूबा जात हैं, उनसे विड्रॉ कर जाए, उनसे पीछे हट जाए। ईरान का कहना ये है कि हमारा जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है, इलाज की सहूलियात के लिए है, साइंस एंड रिसर्च के लिए है, एनर्जी की फराहमी के लिए है। हम एटम बम बनाने के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। लेकिन इजराइल ईरान के इस दावे को तस्लीम करने पर कभी भी आमादा नहीं हुआ। अमेरिका के साथ इस इतवार को मस्कत में, ओमान में अमेरिका के साथ छठा दौर होना था मुज़ाकरात का ईरान का। अब पता नहीं है इन बदलते हुए हालात में अमेरिका के साथ ईरान के मुज़ाकरात जारी रहेंगे या नहीं रहेंगे। ज़्यादा इम्कान यही है कि मुज़ाकरात जारी नहीं रहेंगे, क्योंकि आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने कल अपने बयानात में कहा था कि अगर ईरान के ऊपर इसराइल ने हमला किया तो ये हमला हम अमेरिका की जानिब से तसव्वुर करेंगे, क्योंकि अमेरिका और इसराइल एक सिक्के के दो रुख हैं। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने यह भी ऐलान किया था कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो ख़ित्ते के अंदर एक अमरीकी बाकी नहीं बचेगा, तमाम बेसिस अमेरिकन की उड़ा दी जाएंगी। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा था कि बहरीन, कतर, UAE, सऊदी अरब और मशरिक़ वुस्ता के अंदर जहाँ जहाँ अमरीकी प्रेजेंस है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अमेरिका ने इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए कल अपने तमाम सिफारत खाने मशरिक़ वुस्ता से खाली कर दिए थे और फ़ौजियों के ख़ानदानों को भी विड्रॉ कर लिया था इन इलाकों के अंदर से। और इससे ये बात ज़ाहिर हो गई थी, क्लियर हो गई थी कि अब इजराइल जल्द ही ईरान के ऊपर हमला करने वाला है। ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है उसके बारे में इजराइल ने दावा किया है कि ये हमला ईरान की अस्करी कमांड, एयर डिफेंस नेटवर्क और न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए भारी धचका है। हमले की रफ्तार, अहदाफ की दुरुस्तगी और ईरानी दिफाई निज़ाम को मुअत्तल कर देने की सलाहियत इस बात का सबूत है कि ये कार्रवाई तवील मनसूबाबंदी और इंटेलिजेंस मालूमात पर मबनी थी। ताहम इससे कई एक सवालात भी जन्म ले रहे हैं। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान से इसराइल का फ़िज़ाई फासला कम से कम 1700-1800 किलोमीटर है। इतने फासले तक हमले के बाद वापसी के लिए इसराइली तैयारों को लाजमी तौर पर रीफ्यूलिंग की ज़रूरत पेश आती है, ख़ास तौर पर जब उनके पास पे लोड होता है। पे लोड कहते हैं यानी जब गोला बारूद लोड किया होता है, जब भारी भारी बम लेके जाए जा रहे होते हैं ना जहाज़ के अंदर, तो फिर फ्यूल ज़्यादा होता है। जिस गाड़ी के ऊपर लोड ज़्यादा होता है उसमें फ्यूल की कंजम्पशन ज़्यादा होती है, तो रीफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है इतने लंबे रास्ते में। तो इससे ये अंदाज़ा होता है इसराइल के पास तो सिर्फ 7 से 8 ऐसे तैयारे हैं जो फ़िज़ा में लड़ाका तैयारों को ईंधन फराहम कर सकते हैं। और इतने तैयारों के साथ इतनी बड़ी फ़ौज को 200 तैयारे इस जंगी मिशन में इसराइल के शामिल थे। और इतनी बड़ी तादाद में तैयारों की रीफ्यूलिंग इतने कम तैयारों के ज़रिए, नहीं 7-8 रीफ्यूलिंग वाले तैयारों से मुमकिन नहीं है। तो इससे ये गुमान नहीं है, ये यकीन ही समझिए कि रास्ते में इसराइल से ईरान के रास्ते में जितने ममालिक आते हैं वो सब मुसलमान ममालिक हैं। और मुसलमानों ने, वो कहते हैं ना, देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो ये मुसलमान ममालिक ने यकीनी तौर पे इसराइल का इस जंगी ऑपरेशन में, जिसको टेसिट सपोर्ट कहते हैं ना, वो सपोर्ट फराहम की है। और इन लड़ाका तैयारों को रास्ते में ईंधन की फराहमी की गई है। अब ये जल्द सामने आ जाएगा कि किस किस ने इसमें क्या क्या रोल प्ले किया है। डर्टी प्ले कर रहे हैं कई लोग, कई मुमलिकतें। तो जाहिर है कि फिर ईरान इस बारे में काफ़ी होशियार है और चाबकदस्त है और फिर इसका भरपूर जवाब देगा मौका आने के ऊपर। यानी इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये जो तैयारे वापस गए हैं, इनकी रीफ्यूलिंग किस मुल्क ने कराई है अभी तक किसी मुल्क ने बताया नहीं है कि हमने रीफ्यूलिंग की फैसिलिटी इनको फराहम की है। लेकिन रीफ्यूलिंग के बगैर इन इजरायली तैयारों का हमला करके वापस जाना मुमकिन नहीं है। सो बीच में जो भी कोई मुसलमान मुल्क पड़ता है, उर्दन है, शाम है, और भी कई ममालिक आते हैं, तो उन ममालिक के अंदर जो है किसी न किसी मुल्क ने इनको फैसिलिटी फराहम की है।
तो ये गद्दार कौन था ये भी सामने आ जाएगा। और ये इस बात का भी सबूत है कि इजराइल ने इस ऑपरेशन के लिए लाजमी तौर पर बैरूनी मदद हासिल की है। अच्छा, अमेरिका ने बतौर ख़ास ऐलान किया है कि उसने हमले में किसी किस्म की लॉजिस्टिक्स या रीफ्यूलिंग के हवाले से किसी किस्म की मुआवनत फराहम नहीं की। बज़ाहिर ट्रम्प की पॉलिसी भी यही दिखाई देती है, लेकिन आपको जैसे नाज़रीन मैंने पहले भी बताया कि ये गुड कॉप बैड कॉप अप्रोच है, यानी एक ज़रा नरमी का पहलू दिखाता है तो दूसरा सख्त सामने आ जाता है। अमेरिका इस वक्त गुड कॉप बना हुआ है ईरान के लिए और इजराइल जो है वो बैड कॉप बना हुआ है, और दरअसल दोनों का मकसद एक ही है। और मुसलमान ममालिक में से कुछ ममालिक, बल्कि अब तो कई ममालिक इजराइल का साथ दे रहे हैं, और जिसको कहते हैं ना ओपन सीक्रेट, खुला राज, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें तो खुला राज हैं, आप लोग भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। तो इसराइली तैयारे वापसी पर किसी करीबी मुल्क की एयर बेस पर आर्जी लैंडिंग करके यकीनी तौर पे ईंधन हासिल करके ही वापस लौटे हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान वाकया वो कौन सा मुल्क हो सकता है जिसने इस हमले में इसराइल की मुआवनत की है? आज सैटेलाइट का दौर है और इस दौर में कोई बात पोशीदा नहीं रह सकती, लेकिन अब इस राज को मंजर आम पे कौन लाएगा, कब लाएगा, ये जल्दी आ जाएगा और सब पता चल जाएगा। अच्छा, दूसरी अहम तरीन बात यहाँ पे ये भी है कि ईरान पर हमले के लिए इसराइली तैयारों को लाजमी तौर पर उर्दन, इराक, सऊदी अरब या खलीजी ममालिक की फ़िज़ाई हदूद से गुजरना पड़ता है। कहाँ, रास्ता तो वही है ना, रास्ता तो वही है। अगर आपने मुल्तान जाना आप साहिवाल से गुजरेंगे, तो ऐसे यहाँ से भी जब इसराइल ने यहाँ तक ईरान तक पहुँचना है तो खलीजी ममालिक से गुजर के ही आएगा। वो आपको याद होगा नेतन्याहू ने एक बहुत बड़ी तकरीब के अंदर एक नक्शा बना के तो मार्कर से एक लाल रंग की लाइन लगा के दिखाया था और बीच में बताया था कि ये गज़ा की छोटा सा कॉरिडोर जो है ना, ये बीच में प्रॉब्लम है, बाकी सऊदी अरब तक हमारा रास्ता बिल्कुल सीधा है। तो अब बात यह है कि थोड़ा थोड़ा करके इजराइल अपने असल एजेंडे पर अमल दरामद किए चले जा रहा है। अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, पूरी दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक, जिसको हम उर्फ़ आम में मगरबी ब्लॉक कहते हैं, वो इजराइल की मुकम्मल हिमायत कर रहा है। और हैरत की बात यह है कि एक ज़माना था कि जब इजराइल नाम का दुनिया में कोई मुल्क नहीं हुआ करता था, पाकिस्तान तो अभी भी इजराइल को तस्लीम नहीं करता। हमारे पासपोर्ट्स के ऊपर लिखा हुआ होता है कि इजराइल के सिवा ये पासपोर्ट पूरी दुनिया में सफ़र के लिए कारआमद है। इतने बड़े भारी हथियारों से लेस फ़िज़ाई बेड़े की जो नकलो हरकत हुई है उसको कोई रेडार नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर किसी मुल्क ने एयर डिफेंस अलर्ट जारी ही नहीं किया। किसकी वजह से खामोश थे? किसी ने इसराइली फ़िज़ाई खिलाफ वर्जी पर एहतजाज नहीं किया, किसी ने तैयारे इंटरसेप्ट नहीं किए। ये खामोशी महज इत्तफाक नहीं है, बल्कि ये एक पहले से तयशुदा रजामंदी का पता देती है। ये साबित करता है कि मशरिक़ वुस्ता के कई हुक्मरान इसराइली हमले से पहले से बाखबर थे और जंगी ऑपरेशन में इसराइल के खामोश शराकतदार बने हुए हैं। बज़ाहिर ये हमला इसराइली अस्करी सलाहियत की एक उम्दा मिसाल है, मगर असल में ये हमला उन ममालिक के लिए भी ख़तरे की घंटी है जो आज खामोशी से इजराइली मकासद में शामिल हैं। ईरान ने रद्द-ए-अमल देते हुए इब्तदाई तौर पर 100 जंगी ड्रोन्स इजराइल की जानिब रवाना किए हैं, लेकिन शाम की फ़िज़ाई हदूद में इन ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया जा रहा है, जिससे ज़ाहिर होता है कि शामी हुकूमत भी इस जंगी ऑपरेशन में इजराइल की मुकम्मल हिमायत कर रही है। गज़ा के लोग भूखे मर रहे हैं, गज़ा के अंदर जो है ना वो कहत की कैफियत है, गज़ा को कुचल कर मसल चुका है इजराइल, और गज़ा में अब किसी किस्म की कोई मुज़ाहमत बाकी नहीं रही है। इसीलिए इजराइल ने अब ईरान का रुख कर लिया है। अब आप ये देखिए कि रूस, जो कि ईरान का पुराना हिमायती है, और ये दोनों एक दूसरे के इत्तहादी हैं और जंगी इत्तहादी भी हैं, रूस एक लफ्ज़ नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा? इस वक्त ऐसे रूस और चीन और पाकिस्तान ने ईरान की हिमायत का ज़ुबानी ऐलान तो कर दिया है, लेकिन रूस उस तरह की हिमायत के लिए आगे नहीं बढ़ा है जिस तरह इराक़ के ख़िलाफ़ जब ईरान की जंग थी तो रूस ईरान की हिमायत किया करता था और दीगर मामलात में हिमायत किया करता था, क्योंकि रूस को यूक्रेन में पहले इंगेज किया गया और रूस की ताकत को कम किया गया, और रूस की उस एंगेजमेंट में फिर जब अमेरिका ने रिकन्सिलिएशन कराई तो उसके अंदर ज़ाहिर है कि रूस इस वक्त ऑब्लाइज्ड पोजीशन में है, तो रूस अपनी पोजीशन से थोड़ा सा पीछे को हटा है। तो ईरान इस वक्त टेक्निकली आलमी तन्हाई का शिकार मुल्क है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि मुसलमानों के अंदर से कोई तो एक मुल्क है जो कि इस्लामी हमीयत का मुजाहरा कर रहा है और डटा हुआ है, मार खा रहा है, मार खाए जा रहा है, शहादतें पेश किए जा रहा है, लेकिन अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहा।
बात यह है कि इंसान जितना मर्जी कमज़ोर हो लेकिन उसको गैरत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। पश्तो में एक मुहावरा है, उसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह ने इंसान को गरीब पैदा किया था, बेगैरत पैदा नहीं किया था। तो बात यह है कि ईरान इस वक्त मुसलमान ममालिक की रहनुमाई की पोजीशन में आ चुका है। तमाम मुसलमान ममालिक को ये चाहिए कि वो ईरान की हिमायत करें, बजाय इसके कि ईरान के ख़िलाफ़ इज़राइल की मदद को उतर आएँ। इज़राइल एक नाजायज़ रियासत है, पाकिस्तानी आइन और क़वानीन के मुताबिक हम इज़राइल को तस्लीम नहीं करते हैं, और इज़राइल को जो मुसलमान ममालिक ने तस्लीमियत की सनदें अता की हैं, इसका सवाल होगा, इस पे जवाब देना पड़ेगा, फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त अब रद्द-ए-अमल में ईरान क्या करेगा। ईरान ने जो ऐलान कर रखे हैं उस पे अगर ईरान अमल दरामद करता है तो ज़ाहिर है कि ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, जिसको हम आबनाए हुर्मज़ कहते हैं। फिर खलीज फ़ारस है, पर्शियन गल्फ़ है ईरान के पास। दुनिया का कोई 70-80% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ और खलीज फ़ारस से गुज़रता है। अगर ईरान इनको बंद कर दे और तेल ना गुज़रने दे, तेल की कीमतों में इस वक्त पूरी दुनिया में इजाफ़ा हुआ है और तेल की कीमतें ऊपर चढ़ गई हैं, स्टॉक्स की कीमतें नीचे गिर रही हैं, सोने की कीमतें इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। यानी इस वक्त 4 लाख रुपए के करीब तोला पाकिस्तान में चल रहा है सोना बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। और अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ और इसी तरह जो है पर्शियन गल्फ़ को अगर उसकी नाकाबंदी कर दी तो तेल इस वक्त अगर लाहौर में पाकिस्तान में 250 रुपये लीटर मिल रहा है तो ये 2500 रुपये लीटर तक भी जा सकता है। तो ईरान ना सिर्फ तेल का बहुत बड़ा पैदावारी मुल्क है, बल्कि ईरान तेल की रास्ते में बैठा हुआ है। अगर उस रास्ते को उसने बंद कर दिया तो पूरी दुनिया के लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो ईरान को इतना ईजी नहीं लेना चाहिए। लेकिन इज़राइल को खौफ है, इज़राइल को खौफ किस लिए है? इज़राइल को ईरानियों की इस्लामी हमीयत से खौफ आता है। इज़राइल को ये लगता है कि अगर इन्होंने एटॉमिक हथियार बना लिए तो ये हमारे ऊपर हमला आवर हो जाएंगे। इज़राइल की अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक जो उन्होंने अमेरिका को फराहम की, जिसका हवाला सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार दिया, वो ये है कि इज़राइल को ये ख़दशा है कि ईरान अफज़ूदा कर चुका है यूरेनियम मतलूबा मिकदार में और मतलूबा मायार में, और इज़राइल को ये ख़दशा है कि ईरान एटमी हथियारों के हुसूल की मंजिल के इंतहाई करीब पहुँच चुका है और 2 महीने में, 3 महीने में या चंद दिन में, ये अंदाज़ा नहीं है इज़राइल को, लेकिन यह है कि इज़राइल को यह है कि सूनर और लेटर ये एटमी हथियार हासिल कर लेगा। ईरानियंस बज़ाहिर यही कहते हैं कि वो एटॉमिक हथियार नहीं बना रहे हैं, उनको पुरअमन मकासद के लिए ये चाहिए, लेकिन डिप्लोमेसी को आप समझते हैं। जी जनाब, इसी दौरान जबकि हम आपसे बातचीत कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट जारी की है, एक एक्स के ऊपर अपना एक मैसेज किया है जिसमें ईरान को फिर धमकियाँ लगाई गई हैं, और ये उनके रियल डोनाल्ड ट्रंप अकाउंट से है। ये साथ में अंग्रेज़ी में आपको सुनाता हूँ, ये सुननी बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा और आपको पता चलेगा कि माइंडसेट क्या होता है इस्तेमार का, इस्तबदाद का, एक ज़ालिम ताकत का, और जो किसी को दबाने की कोशिश करता है बाद में फिर खुद ही दब जाता है। फितरत का भी एक निज़ाम है, वो भी काम चलता रहता है, नीचे से चलता है, फिर जब ऊपर आता है ना, फिर वो ऊपर से नीचे ले जाता है लोगों को। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फरमाया, आई गेव ईरान चांस आफ्टर चांस टू मेक अ डील। मैंने ईरान को मौके के बाद मौका फराहम किया कि वो एक डील कर लें, एक मुआहदा कर लें, यानी वो अपने एटॉमिक प्रोग्राम से सरेंडर कर जाएं। तो आई टोल्ड दैम इन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ वर्ड्स, मैंने मुमकिन तौर पे मौसर तरीन अल्फाज में उनको बताया था, टू जस्ट डू इट, कि ऐसा कर लें। बट नो मैटर हाउ हार्ड दे ट्राइड, नो मैटर हाउ क्लोज दे गॉट, दे जस्ट कुडंट गेट इट डन। यानी मुज़ाकरातकारों के मुताबिक उन्होंने बहुत कोशिशें की, उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत इक़दाम उठाए, लेकिन वो ये नहीं कर सके। आई टोल्ड दैम इट वुड बी मच वर्स दैन एनीथिंग दे नो। मैंने उनको बताया था, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मैंने अब मुज़ाकरातकारों को बताया था कि ये बहुत बुरा होने जा रहा है उससे, जितना जिसको आप जानते हैं, जिसकी आप एंटिसिपेटेड, जिसकी आप तवक्को करते हैं, ये उससे जिसकी आपको उम्मीद है। और वर टोल्ड, और जो आपको बताया जा चुका है, यानी आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ वगैरह या मुख्तलिफ ममालिक के लोग जो आपको बताते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपके साथ कितनी बुरी होने जा रही है। दे नो, दे एंटिसिपेटेड और वर टोल्ड that the United States makes the best and most lethal military equipment anywhere in the world, कि रियासत मुत्तहिदा अमेरिका दुनिया में सबसे बेहतरीन और मोहलिक तरीन हलाकत खेज़, यानी सबसे ज़्यादा हलाकत खेज़ जंगी इक्विपमेंट आलात तैयार करता है।
और दुनिया में सबसे ज़बरदस्त किस्म के, सबसे ख़तरनाक किस्म के आलात तैयार करता है जंगी बाय फार, एंड दैट इसराइल हैज़ लॉट ऑफ इट। और इसराइल के पास इन अमरीकी हथियारों की जो मोहलिक तरीन है, जो जदीद तरीन है, उनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, विद मच मोर टू कम। और फिर हम इनको और भी चीज़ें देंगे, एंड दे नो हाउ टू यूज़ इट। और फिर उनकी सलाहियतों की तरफ निशानदेही की है, जंगी सलाहियतों की, कि और उनको आता है कि इन चीज़ों को कैसे चलाना है। असल में उनको वो मशरिक़ वुस्ता के बारे में भी मालूमात है ना, कि यहाँ के लोगों को हम टेक्नोलॉजी तो दे देते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं, लेकिन इनको काम चलाना नहीं आता है। तो इजराइलीज़ जो हैं वो जहाज़ भी अच्छे उड़ाते हैं, मिसाइल्स भी अच्छे चलाते हैं। उनका कहने का मकसद ये है। सर्टेन इरानियन हार्डलाइनर स्पोक ब्रेवली। डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ को तस्लीम किया है कि कुछ इरानियन हार्डलाइनर्स ने, जो सख्त गिर इरानियन तस्वर किए जाते हैं, वो बहादुरी के साथ बोले, बट दे डिडंट नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। लेकिन उनको कुछ अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ क्या होने जा रही है। दे आर ऑल डेड नाउ। वो सब के सब मारे जा चुके हैं, एंड इट विल ओनली गेट वर्स। और अब इससे भी बुरा होने जा रहा है। देयर हैज़ ऑलरेडी बिन ग्रेट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। अब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पहले ही बहुत ज़्यादा कुछ तो खून का कारोबार जो है वो हो चुका, बट देयर इज स्टिल टाइम टू मेक दिस स्लॉटर विद द नेक्स्ट ऑलरेडी प्लान्ड अटैक्स बीइंग इवन मोर ब्रूटल कम टू एन एंड। वो कहते हैं कि इससे पहले कि लड़ाई और फैल जाए, स्लॉटर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, कत्ल गारत गरी बहुत ज़्यादा फैल जाए, और हमले जो हैं इससे भी ज़्यादा संग दिलाना हो जाएं, ब्रूटैलिटी से बात कर रहे हैं, स्लॉटरिंग से बात कर रहे हैं, वर्स से बात कर रहे हैं। मेटाफर से समझ में आती है, जब कोई शख्स कलाम करता है ना, तो वो जो इस्तिआरा इस्तेमाल करता है, जो मुहावरा इस्तेमाल करता है, जो इडियम इस्तेमाल करता है, जो ज़ुबान व बयान इस्तेमाल करता है, उससे उसके माइंड सेट की समझ में आती है। इस्तबदाद का, साम्राज्य का, इस्तेमार का इसी तरह का ज़हन होता है। और देयर इज़ ऑलरेडी बीन ग्रेट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, बट देयर इज स्टिल टाइम टू मेक दिस स्लॉटर विद द नेक्स्ट ऑलरेडी प्लान्ड अटैक्स बीइंग इवन मोर ब्रूटल कम टू एन एंड। तो ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो सकते हैं अगर आप हमारी बात मान जाएं, यानी जौहरी मंसूबाजात को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें। ईरान मस्ट मेक अ डील। ईरान को चाहिए, ईरान को एक डील करना होगी बिफोर देयर इज़ नथिंग लेफ्ट, इससे पहले कि कुछ ना बचे। एंड सेव व्हाट वाज वंस नोन एज द इरानियन एम्पायर। और बचाइए उस जगह को जिसे एक ज़माने में ईरानी सल्तनत कहा जाता था। ये देखें, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो ईरानियन सल्तनत को सफ़ाई हस्ती से मिटाने की बात कर रहे हैं। नो मोर डेथ्स, नो मोर डिस्ट्रक्शन, जस्ट डू इट। कोई मौत नहीं होगी, कोई तबाही नहीं होगी अगर आप ये मुआहदा कर लें बिफोर इट इज़ टू लेट। ऐसा ना हो कि ये देर हो जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह आप सबका भला करे। तो जनाब, ये है डोनाल्ड ट्रंप साहब और इनका फरमाया हुआ, और ये है जंगी सूरत हाल दुनिया की। मज़ीद मालूमात के लिए मुलाकात रहेगी आपके साथ। कोई तबसराजात हों, कोई सवालात हों आपके, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उनका ज़िक्र कीजिएगा। इंतज़ार रहेगा वक्फे वक्फे से आपकी जो कमेंट्स मिलते रहते हैं, उसके ऊपर हम जवाबात भी देते रहते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।